नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परीक्षाओं का सीजन चल रहा है। विभिन्न लोकसभा आयोगों के द्वारा आयोजित परीक्षा जो है वो संभावित तिथि सबकी लगभग सामने ही है। तो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं, एक टॉपिक पे प्रतिदिन बात करते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है भोपाल रियासत का भारत में विलय। जैसा कि अभी से पहले हम अपने पिछली कक्षाओं में जो है जो विभिन्न रियासतें भारत के अंदर थी और उसका जो भारत के अंदर विलय किया गया, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा किया है काफ़ी विस्तार से कि जो मुख्य रियासतें थी, अधिकांश रियासतें तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए बड़े ही आसानी से पटेल जी के प्रयासों से, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके लिए भारत सरकार को अतिरिक्त प्रयास करना पड़े था और पटेल जी के आयरन डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वह साकार हो सका था। ठीक है, तो इससे पहले हमने जोधपुर रियासत के बारे में जान लिया, कश्मीर रियासत के बारे में जान लिया, त्रावणकोर रियासत के बारे में जान लिया, हैदराबाद रियासत के बारे में जान लिया। एक प्रमुख रियासत जो थी जिसके ऊपर जो है यह भारत के केंद्र में स्थित था, यह भोपाल रियासत जो था यह भारत के केंद्र में इसकी अवस्थिति थी। तो इसलिए जो है रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के अगर हम यातायात व्यवस्था की अगर बात करें तो उस दृष्टि से भी जो है यह रियासत बहुत ही महत्वपूर्ण था, भोपाल रियासत। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के नवाब थे वो भी थोड़े अकड़ू टाइप के इंसान थे, वो भी आसानी से बात मानने वाले नहीं थे। जैसा कि यहाँ पे आप लोकेशन में, ये तो आपके भोपाल का पूरा मैप हुआ, और अगर हम इसकी रियासत के भारत के अंदर लोकेशन की बात करें तो यह आपको मध्य भारत में यहाँ पे दिख रहा है, यही भोपाल रियासत थी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम भोपाल रियासत के बारे में जितनी भी बड़ी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं हर बातों पे चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से एक एक बातों को जानेंगे कि वह कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके उपरांत जो है भोपाल रियासत भारत का अभिन्न, भारत संघ का अभिन्न अंग बन सका दोस्तों। ठीक है, इसके लोकेशन को तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, यह मध्य भारत के अंदर जो था स्थित था। ठीक है, और यहाँ से उत्तर और दक्षिण भारत, अगर हम मैप पे देख पा रहे हैं तो उत्तर और दक्षिण भारत का जो ये लोकेशन है इस दृष्टि से जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एकदम सेंटर में इसकी अवस्थिति थी इस भोपाल की। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर भोपाल रियासत होता, उसका अगर अस्तित्व आज़ादी के बाद भी होता, ठीक है, तो फिर क्या स्थिति होती भारत के संदर्भ में। यह भारत को, जो भारत संघ है, उसको परेशान करने की कोशिश करता है कि नहीं करता। तो इसका लोकेशन ऐसा था कि किसी भी हाल में इस रियासत को भारत के अंदर तो विलय करना ही करना था, और इसके लिए जितने भी प्रयास हो सकते थे सरदार पटेल ने वो किया था दोस्तों। ठीक है, ये थे भोपाल के नवाब। ठीक है, ये जो प्रतीकात्मक छवि आपको दिख रही है यही भोपाल के नवाब थे, और इनका नाम था हमीदुल्ला खान। ठीक है, हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब थे तत्कालीन समय में। ठीक है, और ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी थे और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। ये जो थे हमीदुल्ला साहब, ये बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो इसलिए अब इनके जो कारनामे थे उनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये हमीदुल्ला साहब जो थे, नवाब साहब, तो ये पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव रखते थे। ठीक है, तो ये ऐसा चाहते थे कि हम पाकिस्तान में भी सम्मिलित ना हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है एक गठबंधन करें और हम यहीं पे, जहां हमारा लोकेशन है, यहाँ पे हम जो है स्वतंत्र रूप से रह पाए। ठीक है ना, और ये मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में थे, और चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में थे तो ये एक संप्रभु मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहते थे भोपाल रियासत के रूप में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन राजाओं के, नवाबों के जो सम्मेलन थी, रियासतों के राजाओं का जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो तत्कालीन समय में भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी जुलाई 1947 ईस्वी में। उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा जो लोकेशन है वह भारत के बिल्कुल सेंटर में तुम स्थित हो। जो भोपाल रियासत है वह भारत के सेंटर में, एकदम केंद्र में स्थित है। तो इसलिए भोपाल का जो अस्तित्व है, जो भविष्य है, वह भारत संघ में शामिल होने के बाद ही सुरक्षित है। अगर मान लो कि इसका जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे भोपाल पड़ता है
तो अगर ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करता भोपाल रियासत, तो फिर भी भारत संघ के द्वारा जो है यहाँ पे हस्तक्षेप किया ही जाता भविष्य में। ये तो इतना तो स्पष्ट ही है। क्यों? क्योंकि यह भारत के बीच में इसकी अवस्थिति थी, इसका लोकेशन था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भी जुलाई 1947 में चेतावनी दी थी कि भाई तुम भारत के अंग बन जाओ, नहीं तो तुम परेशान ही होगे। भारत भी परेशान करेगा ना, अगर पूरे भारत, ऊपर भारत, नीचे भारत, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ भारत है और बीच में एक भोपाल रियासत है जो एक संप्रभु मुस्लिम राज्य के रूप में स्थापित किया गया वहाँ के नवाब के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में आकर के। उसे भारत भी, तो भारत को भी दिक्कत होती, तो भारत से भोपाल रियासत को भी दिक्कत होती। तो इसलिए जो है किसी भी हाल में सरदार पटेल भोपाल को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते थे और उसका भारत में विलय किया जाना जो था वह तय था, चाहे जैसे अगर बल प्रयोग की नौबत आती तो वो भी सही, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, जन आंदोलन का विस्तार हुआ, ठीक है। भोपाल प्रजामंडल के बैनर तले वहाँ के जो लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उग्र आंदोलन किया, ठीक है ना। किसके बैनर तले? भोपाल प्रजामंडल के बैनर तले, ठीक है ना। इस संगठन के माध्यम से भारत के आज़ाद होने के बाद वहाँ के लोगों ने जो है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है उग्र आंदोलन खड़ा किया। क्यों? क्योंकि सभी लोग भारत में विलय चाहते थे कि कैसे भी करके भारत संघ के ही हम भाग बन के रहेंगे, तभी हमारा अस्तित्व और भविष्य जो है वह सुरक्षित रह पाएगा। और इस भोपाल प्रजामंडल आंदोलन जो यह चलाया जा रहा था, तो इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? रतन कुमार, उद्धव दास मेहता, बालकृष्ण गुप्त, जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो है ये प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। ये लोग राष्ट्रीय ध्वज, चूंकि ये भारत के साथ रहना चाहते थे ना, अपने आप को तो भारत का भाग मानते थे, तो इन नेताओं ने जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब फहराने का प्रयास किया तो नवाब ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई तुम तिरंगा झंडा जो भारत का है वह नहीं फहरा सकते हो। और इसके बाद जो है तिरंगा झंडा पे तो प्रतिबंध लगा ही दिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह नहीं फहरा सकते, प्रतिबंध लगा दिया। और जितने प्रजामंडल आंदोलन के नेता की हमने बात की, रतन कुमार, उद्धव दास मेहता, बालकृष्ण गुप्त, जमुना प्रसाद श्रीवास्तव आदि की, इन सबको जबरदस्ती पकड़ के ले जाके जो है जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब जन आक्रोश बहुत बढ़ रहा था तब इस नवाब ने चालबाजी की। चालबाजी क्या की कि दिखावे के लिए एक अंतरिम सरकार का, एक मंत्रिमंडल का जो है कैबिनेट का गठन कर लिया। क्यों? क्योंकि बताया कि भाई ये जो है लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार जो है काम करेगी, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह क्यों किया? यह चालबाजी इसलिए भोपाल के नवाब ने किया कि जो आंदोलन उग्र रूप पकड़ लिया था उसको कैसे भी करके जो है मंद किया जाए, उसकी लौ को धीमा किया जाए, ठीक है। और इसी चालबाजी के तहत जो है नवाब ने मई 1948 ईस्वी में चतुरानंद राय के नेतृत्व में जो है, चतुरानंद राय के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया, ठीक है। और चतुरानंद राय को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। लेकिन यह तो नवाब की चालबाजी थी ना, वास्तविक रूप से तो वो ऐसा कुछ चाह नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यह उसकी चालबाजी थी भारत सरकार को दिखाने के लिए कि यहाँ पे हम लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो हमने एक नई कैबिनेट का गठन भी कर दिया और जिसके में प्रधानमंत्री की भूमिका में उस समय में प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को। तो हमारे जो प्रधानमंत्री भोपाल रियासत की इस नई कैबिनेट के होंगे वो कौन होंगे? एक हिंदू होंगे, चतुरानंद राय। तो यह उसके चालबाजी का ही हिस्सा था। यह सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा सरकार था इस नवाब का, इसके पास कोई वास्तविक शक्ति किसी प्रकार की नहीं थी दोस्तों, ठीक है ना। इसी कड़ी में इसके बाद क्या होता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यह कांड जो है जिसे हम बोरास कांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह बोरास नामक स्थान पे हुआ था जो नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है अवस्थित है। यहाँ पे 14 जनवरी 1949 ईस्वी को मकर संक्रांति के दिन, चूंकि नर्मदा नदी के तट पे मकर संक्रांति के दिन हम आप क्या करते हैं?
हम आप कोशिश करते हैं, इच्छा रहती है अधिकांश सनातनियों की भारत में कि वो कहीं ना कहीं किसी नदी में जा करके स्नान करें और सूर्य की पूजा करें, ठीक है ना। तो यही उत्सव चल रहा था, यही कार्यक्रम चल रहा था। दिन था 14 जनवरी 1949 का, मकर संक्रांति का पावन दिन था। उस दिन भोपाल रियासत के बोरास नामक स्थान पे, जो नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है, यहाँ पे लोग गए हुए थे, वहाँ भीड़ थी। और तो इन लोगों ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो प्रजामंडल के नेता थे, तो ये सब लोग जाकर के जो है वहाँ पे तिरंगा फहराने का प्रयास किया लोगों के बीच में। जब इन्होंने तिरंगा फहराने का प्रयास किया तो नवाब की सेना के साथ इनकी हिंसक झड़प हो गई। जब हिंसक झड़प हुई तो गोली चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और उसमें कई प्रमुख नेता जैसे उदय चंद्र जैन, राम प्रसाद, धन सिंह और मंगल सिंह नामक युवा क्रांतिकारी का जो है वो वहाँ पे निधन हो गया था गोली लगने से, नवाब की सेना के गोली लगने से, ठीक है। तो इसे भोपाल का जलियांवाला बाग भी जो है कहा जाता है इस घटना को, बोरास कांड को। दोस्तों इसे ध्यान रखें। कहाँ का? भोपाल का। मध्य प्रदेश का हमने इसलिए बोला क्योंकि भोपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए हमने मध्य प्रदेश का बोला। इसे अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो यह कांड, बोरास कांड जो था, यह भोपाल का जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर नरसंहार हुआ था दोस्तों। जब इस नरसंहार का खबर पहुंचा तो भारत सरकार भी साकंच हो गई, अलर्ट हो गई। यही मौका तो चाहिए था भारत सरकार को। भारत सरकार को, सरदार पटेल को यही मौका चाहिए था कि कुछ ना कुछ नवाब करे, कुछ उल्टा पुल्टा करे कि भारत सरकार जो है इस भोपाल रियासत के ऊपर जो है हस्तक्षेप कर पाए, ठीक है ना। अगर सब चीज ठीक से चलता रहता तो नवाब तो बोल ही चुका था कि हमने एक सरकार बना दिया है, कैबिनेट का गठन कर दिया है चतुरानंद राय के नेतृत्व में, ठीक है। तो सब चीज चल ही रहा है, तो आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बताने के लिए रियासत, भोपाल रियासत के नवाब को होता है कि देखो हम शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं और ये जबरदस्ती जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। बोरास कांड के बाद जब व्यापक नरसंहार किए गए थे, उसके बाद सरदार पटेल से रहा नहीं गया। भारत सरकार ने फिर जो है कदम उठाया। यह बड़ा ही सुंदर मौका भारत सरकार को, सरदार पटेल को मिला था, ठीक है। जनवरी 1949 ईस्वी में जो है सरदार पटेल चूंकि भारत के गृह मंत्री भी थे, ठीक है, तो इन्होंने, और रियासत का विभाग जो था वो भी इन्हीं का अधीन था, राज्य विभाग। तो इन्होंने बस अपने रियासत विभाग के सचिव को कहा कि देख क्या रहे हो, उड़ान भरो। बस बीपी मेनन साहब उड़ान भरे, दिल्ली से कहाँ, सीधे भोपाल में जाकर के जो है लैंडिंग हुई उनकी। और उसके बाद उन्होंने जो है नवाब से बातचीत स्थापित करने का प्रयास किया। नवाब को कहा कि भाई देखो, तुम्हारा ऐसा लोकेशन है भोपाल की कि तुमको भारत संघ में शामिल होना ही पड़ेगा, तुमको विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, तुम ऐसे सुरक्षित नहीं रह सकते हो, किसी भी हाल में जो है तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते हो। इसके बाद सरदार पटेल ने अपने सीधे आदेश के द्वारा जो है, जो वहाँ पे कठपुतली सरकार चतुरानंद राय के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। दोस्तों चतुरानंद राय की सरकार को जो है सरदार पटेल ने बर्खास्त कर दिया, ठीक है। 29 जनवरी 1949 को इस बर्खास्तगी से संबंधित आदेश सरदार पटेल ने दिया था, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, अब सरकार भी खत्म। अब जब सरकार खत्म हो गया तो वहाँ पे व्यवस्था तो जनता को देनी पड़ेगी ना, तो तुरंत जो है वहाँ पे चीफ कमिश्नर रूल लागू कर दिया गया, मुख्य आयुक्त का शासन जो है वहाँ पे स्थापित कर दिया गया। और एनबी बनर्जी को जो है भोपाल का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया, ठीक है। किन है, एनबी बनर्जी को। इसे ध्यान रखेंगे, हो सकता है परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए। एनबी बनर्जी जो थे वो भोपाल के पहले मुख्य आयुक्त बने थे दोस्तों, ठीक है ना। और इनकी नियुक्ति इसलिए की गई कि इस मुख्य आयुक्त के शासन के अंतर्गत जो है, जो भोपाल रियासत है उसका दैनिक प्रशासन जो है वो सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। जब जनता का आंदोलन लगातार उग्र हो रहा था, लगातार दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था, भारत सरकार ने जब आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी कि चलो भाई तुम्हारा रसद पानी ही काट देते हैं, जितना भोपाल रियासत तुम्हारा जो लोकेशन है, तुम्हारा जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे जो तुम्हारा रसद पानी ही जो है हम नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी भारत सरकार के द्वारा किया गया, उसके बाद वो नवाब जो था वो घुटने पे आ गया दोस्तों,
ठीक है, नवाब घुटने पे आ गया और नवाब हमीदुल्लाह खान ने फिर 30 अप्रैल 1949 ईस्वी को आधिकारिक रूप से विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे कब हस्ताक्षर किए? 30 अप्रैल 1949 ईस्वी को जो है इस नवाब ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर 1 जून 1949 ईस्वी को भोपाल रियासत का आधिकारिक रूप से भारत संघ में पूर्ण विलय कर लिया गया। कब किया गया? 1 जून 1949 ईस्वी को भोपाल रियासत का भारत संघ में पूर्ण विलय कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पूर्ण विलय होने के बाद जो है भोपाल को भारतीय संविधान के तहत एक स्वतंत्र भाग सी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, भाग सी राज्य का दर्जा दिया गया भोपाल को। ठीक है, और इसका प्रशासन जो है सीधे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त मुक्त आयुक्त के द्वारा चलाया जा रहा था और केपी भार्गव जो थे वो इसके बाद प्रमुख प्रशासक बने थे यहाँ पे। कौन? केपी भार्गव, इस नाम को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है वो क्या, कि जब नवाब ने विलय पत्र पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए, फिर भारत संघ में आधिकारिक रूप से भोपाल रियासत का विलय हो गया, तो उसके बाद जो ABCD की जो 4 कैटेगरी थी राज्यों की, जो कैटेगरी जो वर्गीकरण था राज्यों का, तो इसमें से किस कैटेगरी के अंदर भोपाल रियासत को शामिल किया गया? इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सी कैटेगरी के अंतर्गत जो है जो वर्गीकरण था ABCD का, उसमें सी कैटेगरी के अंदर जो है भोपाल को शामिल किया गया और केपी भार्गव साहब को जो है प्रमुख प्रशासक वहां पे नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पे 1956 ईस्वी में जो है भाषाई पुनर्गठन के तहत भोपाल रियासत के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया और भोपाल राज्य को नए नवगठित मध्य प्रदेश राज्य में जो है इसको मिला दिया गया। ठीक है, और इसकी रणनीतिक स्थिति जो इसका लोकेशन था वो एकदम बिल्कुल सेंटर में था, तो इसलिए जो है इसको मध्य प्रदेश का आधिकारिक राजधानी भी तत्कालीन समय में जो है घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा कि भोपाल को जो बनाया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी, वो कब बनाया गया था, किस प्रकार बनाया गया था। भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में जो मिलाया गया, उसके बाद जो कैटेगरी था, जो वर्गीकरण था, जो आधिकारिक विलय पत्र था, उस पर साइन करने के बाद सी कैटेगरी के अंदर जो है भोपाल रियासत को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार इस भोपाल रियासत का भारत संघ में जो है विलय हो गया और मध्य प्रदेश की राजधानी बना दी गई भोपाल को। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह भोपाल है दोस्तों। इस प्रकार जो यह सिलसिला हमने रियासतों के विलय का शुरू किया था देश के आज़ाद होने के बाद, तो उस कड़ी का यह अंतिम महत्वपूर्ण रियासत था जिसके ऊपर जो है भारत सरकार को बहुत माथापच्ची करनी पड़ी थी। ठीक है, और भारत सरकार के मजबूत हस्तक्षेप के बाद जो है नवाब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था हमीदुल्लाह ने, और भारत सरकार के भारत संघ का जो है भोपाल रियासत अभिन्न अंग बन सका था दोस्तों। तो इस प्रकार रियासतों के विलय टॉपिक के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने हर टॉपिक के बारे में बारी बारी से चर्चा किया है, अलग अलग कक्षाएं हमने ली है। आज हमने भोपाल रियासत पढ़ा, इससे पहले हमने जोधपुर रियासत को पढ़ा था, हैदराबाद रियासत को पढ़ा था, कश्मीर रियासत को पढ़ा था, त्रावणकोर रियासत को पढ़ा था। तो इस प्रकार यही वो रियासत थे जहाँ पे भारत सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ा था। ठीक है, हैदराबाद में जैसे पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार इन रियासतों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उस सब पे हमने जो है अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में लगातार चर्चा की है। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो वो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे, इस बात का भरोसा रखिए और पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए। फिर हम जल्द ही मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।